तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं द वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर। दोस्तों आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बता दिया था और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बता दिया था। मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो समझने के लिए ये दोनों वीडियोस आपका देखना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ ये वीडियोस देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि एक सिंपल ट्रेडिशनल गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है। देखो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर कॉनकेव मैग्नेट लगे हुए होते हैं जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, आप लोग देख सकते हो। बीच में क्या होता है, एक आयरन का कोर का सिलेंडर होता है, सिलेंडर जैसा एक शेप का जो है मेटल पड़ा होता है। उसके ऊपर हम लोग कॉइल लपेटते हैं कॉपर की। अब होता यह है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में से गुजरती हैं तो ये कॉइल घूमती है, यानी कि इसके अंदर टॉर्क पैदा होता है। उस टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है टॉर्क इज इक्वल्स टू में NIAB साइन थीटा। अब ये कहां से आई, ये वैल्यू मैं बता चुका हूं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अंदर, इसलिए मैंने कहा था वीडियो देख लो। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये जो थीटा है, साइन के साथ जो थीटा लगा हुआ है, ये जो एंगल है ये किन के बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर, मतलब कॉइल का जो एरिया वेक्टर है A और मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसमें अंदर से बह रही है उसके बीच का। तो इसका मतलब जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब उस समय टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम टॉर्क तभी निकल सकता है। तो इसका मतलब इस टॉर्क की वैल्यू थीटा पर डिपेंड करती है। लेकिन यहां पे यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मान लो कि कॉइल घूम जाए, उसके अंदर टॉर्क आ जाए और एंगल अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज हो जाता है तो वहां पर हमें बार बार थीटा की वजह से टॉर्क में परेशानी होगी, मतलब टॉर्क कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। अगर हम सीधा मैग्नेट रखते, मतलब प्लेन मैग्नेट रखते, प्लेन मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती, उसके बीच में आप कॉइल रख दो। ठीक है, कॉइल किसी भी एंगल पे रख दो, तो एरिया वेक्टर ये निकल रहा है बाहर A, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सीधी बिल्कुल B, इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा है। अब ये एंगल 90 डिग्री तो नहीं है, 90 डिग्री नहीं है तो मैक्सिमम टॉर्क नहीं होगा। यही कारण है कि हमने क्या किया है कि यहां पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाने का फायदा क्या है, देखो उसको गौर से समझो। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यहां से जाती हुई दिखती है और यहां से बाहर आती हुई दिखती है। एक यहां से जाती हुई दिखती है, एक यहां से बाहर आती हुई दिखती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, मतलब हमें लगता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को काट रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का जो पाथ है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का पाथ, वो कुछ इस तरीके का होता है कि यहां से निकली तो ऊपर से गई, यहां से निकली तो नीचे से गई, बीच में से गई तो सीधी गई। अब ध्यान से समझना, मान लो कि इस वक्त आपकी कॉइल यहां पर है, कॉइल का एरिया वेक्टर ये है। ठीक है, लेकिन कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो ये है। अब आप सोच के देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, करेक्ट। अब इसी तरीके से मान लो कि इस कॉइल को मैं दूसरे एंगल में इस तरीके से घुमा दूं, इस बार इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब आप सोच के देखो कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो हमने इसीलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को लगाया है कि हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री ही रहे, जिससे क्या होगा, टॉर्क हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा। फिर से समझ लो, अगर सीधी मैग्नेटिक फील्ड रखते तो बार बार थीटा बार बार चेंज होता, 90 डिग्री नहीं रहता और उसकी वजह से क्या होता, टॉर्क कमजोर पड़ जाता। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के 90 डिग्री के एंगल में रहती है और इसकी वजह से टॉर्क हमेशा मैक्सिमम रहता है। तो यही कारण है कि हमने यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। अब इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो, अगर थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री रहेगी किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, तो मतलब टॉर्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा और मैक्सिमम रहेगा। तो क्या हम इस फॉर्मूले को टॉर्क इज इक्वल्स टू में NIAB लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की जगह साइन 90 हो गया और साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 रहने वाली है, यानी कि इस टॉर्क की जो डिपेंडेंसी थीटा पे थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अब ये टॉर्क किस चीज पर डिपेंड करता है? करंट पर डिपेंड करता है, मतलब I पर डिपेंड करता है। आप इस कॉइल में जितना ज्यादा करंट देंगे टॉर्क भी उतना ही ज्यादा आएगा। अच्छा, मान लो कि मैंने करंट को बढ़ा दिया है और करंट बढ़ाने की वजह से टॉर्क बढ़ा है। अब टॉर्क थीटा पे तो डिपेंड करता नहीं है, करंट पर डिपेंड करता है। करंट बढ़ाने की वजह से टॉर्क ज्यादा आया है। अब आपको पता है टॉर्क अगर ज्यादा आएगा तो ये जो स्पिंडल है ये नीचे किससे जुड़ा हुआ है? हेयर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये घूमेगा तो नीचे वाली स्प्रिंग टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी मतलब रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर एक रेस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो जाएगा।
मतलब करंट की वजह से हम इसके अंदर एक टॉर्क पैदा कर रहे हैं और नीचे वाली स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो रहा है। एक टॉर्क की वजह से दूसरा टॉर्क पैदा हो रहा है। उस टॉर्क की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू में के मल्टीप्लाई बाय फाई। अब ये के क्या है, ये नीचे लगी हुई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये जो फाई है वो क्या है, ये रोटेशन दिखाता है डिग्रीज के अंदर। हमें पता है फाई हम लोग डिग्रीज में रोटेशन के लिए लिखते हैं। तो नीचे जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो कितना है, के फाई। ऊपर जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो कितना है, एन आई ए बी। भाई सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं कि आप करंट दे रहे हो उस कॉइल के अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो क्या होता है, सुई जो होती है ना, ये इस तरीके से घूमती है, मतलब स्पिंडल घूमता है। तो अब जैसे ये घूमता है तो नीचे वाली स्प्रिंग के अंदर एक टॉर्क बनता है, वो रेस्टोरिंग टॉर्क इसको वापस लेके आता है। भाई सुई अगर जाती है मैक्सिमम पे तो वापस भी तो आती है ना, तो वापस आने का काम कौन करता है, रेस्टोरिंग टॉर्क करता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों टॉर्क बराबर ही होने चाहिए ना, मतलब जितना टॉर्क मैंने ऊपर लगाया है, करंट की वजह से लगा है, उतना ही टॉर्क लगेगा, तभी तो ये सुई वापस आएगी। तो इसका मतलब एन आई ए बी जो पहला टॉर्क था इज इक्वल्स टू में के फाई। दोनों टॉर्क्स को मैं बराबर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां से मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालेंगे। करंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं सारी चीजें इधर भेज दूंगा, यानी आई इज इक्वल्स टू के अपॉन एन ए बी मल्टीप्लाई बाय फाई। अब जरा ध्यान से समझना, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ए क्या है, एरिया वेक्टर है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों कांस्टेंट है। ऊपर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा हिस्सा जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। मतलब ये हुआ कि आप जितना ज्यादा करंट दोगे रोटेशन भी उतना ज्यादा होगा। यहां पे जो फाई है वो रोटेशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब किसी गैल्वेनोमीटर में आप जितना ज्यादा करंट पास करवाओगे उतने ही ज्यादा रोटेशन से उसकी सुई घूमेगी। तो ये जो दो फॉर्मूलेज हैं, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार पूछी जाती है कि ये जो हिस्सा पूरा कांस्टेंट मैंने आपको बताया है के अपॉन में एन ए बी, ये जो पूरा हिस्सा है ना कांस्टेंट, इसको मिला के हम लोग लिखते हैं जी, कैपिटल जी, यानी कि आई इज इक्वल टू में कैपिटल जी फाई। ये कैपिटल जी क्या है, ये है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, मतलब गैल्वेनोमीटर का पूरा कांस्टेंट है। आप सोच के देखो कि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, किसके टर्न्स है, कॉइल के टर्न्स है। ए क्या है, उस कॉइल का एरिया है। बी क्या है, मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड है। और के क्या है, नीचे लगी हुई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो सब कुछ गैल्वेनोमीटर के अंदर है ये। तो ये पूरा मिलके क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे के अपॉन एन ए बी। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। जी यहीं छोड़ दो, फाई को इधर ले जाओ, जी इज इक्वल टू में आई अपॉन फाई। अब जरा सोचो कि अगर आप फाई को 1 डिग्री मान लो, मतलब फाई का मतलब 1 डिग्री रोटेशन मान लो, तो क्या होगा, जी इज इक्वल टू में आई। मतलब ये हुआ कि किसी गैल्वेनोमीटर में 1 डिग्री रोटेशन लाने के लिए दिया हुआ करंट उसका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है। फिर से मैंने क्या किया है, फाई की वैल्यू 1 डिग्री मान ली है, तो जी इज इक्वल टू में आई निकला है। मतलब ये हुआ कि ये वो करंट है, मतलब इतना करंट मैं दूं कि इसकी सुई 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन ले ले, मतलब रोटेशन कर ले, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। मतलब उस करंट की वैल्यू को न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट वैल्यू आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो सीधा फॉर्मूला है जो के अपॉन एन ए बी है, और एक ये वाला फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू में आई अपॉन में फाई। अब देखो इसके अंदर एक टॉपिक और आता है जिसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। अब ये क्या होती है, देखो मान लो कि आपके पास 2 गैल्वेनोमीटर हैं। आप ये करते हो कि एक गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर करंट देते हो और दूसरे में भी 1 मिली एम्पियर करंट देते हो। अब पहला वाला जो है वो 10 डिग्री तक रोटेट कर जाता है, मतलब इतना वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा वाला सिर्फ 5 डिग्री करता है। तो करंट सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा हुई, इस पहले वाली की हुई। क्यों, क्योंकि इतने से करंट में वो इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया और ये कम हुआ। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है कि फाई अपॉन आई, मतलब पर अमाउंट पे दिए हुए करंट से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा करंट सेंसिटिव है, कम आ रहा है तो कम सेंसिटिव है। ठीक है, इस चीज़ को अलग से पूछ लिया जाता है स्पेशल क्वेश्चन बना के कि करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला हो सकता है गैल्वेनोमीटर के लिए, तो आप लिखेंगे फाई अपॉन आई। तो क्या आप किसी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, देखो ये एक फॉर्मूला था जो अभी हम लोगों ने निकाला था। हम क्या करेंगे, फाई अपॉन आई की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब
फाई यहीं रहेगा, आई इधर आ जाएगा और बाकियों को इधर भेज दो। तो फाई अपॉन आई इज इक्वल टू में क्या है, NAB अपॉन के। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी आपको बढ़ानी है तो आप कैसे बढ़ाओगे, उस गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल लगी हुई है उस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना है आपको, N की वैल्यू बढ़ानी है, एरिया बढ़ाना है, मतलब उस कॉइल को बहुत बड़ा करना है। ठीक है, एक तो टर्न्स बढ़ाने हैं, एक उसको बहुत बड़ा करना है, और जो मैग्नेट रखे हुए हैं उनको और स्ट्रांग बनाना है, मतलब जिससे और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड निकले। तो इससे क्या होगा, इससे उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब जो हल्के से करंट से भी आपकी जो सुई है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हो। तो अब आपने कितनी चीज़ें पढ़ी, आपने गैल्वेनोमीटर की वर्किंग देखी, उसके फॉर्मूलाज देखे, उसके बाद गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट देखा। ठीक है, उस गैल्वेनोमीटर की कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो वो देखा। उसके बाद आपने करंट सेंसिटिविटी देखी, और फिर किसी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो वो भी देखा। ये सारे सवाल पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेन एग्जाम से भले ना आए लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। मैंने बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सीधे सीधे समझ में आ जाए। अगर इसके बाद भी इसके अंदर कोई दिक्कत आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।